नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पुलवामा में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को शत शत नमन। दोस्तों, आज असम के मोरान में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पर पीएम की हाई प्रोफाइल लैंडिंग, दोस्तों ये केवल एक इवेंट नहीं था, बल्कि ये भारत की बदलती हुई एयर पावर डॉक्ट्रिन का एक बड़ा संकेत है। दरअसल दोस्तों, ये स्ट्रिप भारत में बन रहे टोटल 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज में से एक है, जिनका मेन उद्देश्य है कि अगर दुश्मन हमारी मेन एयर बेसिस पर हमला कर दे तो भी इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल क्षमता बनी रहेगी। दरअसल दोस्तों, एयर वॉरफेयर का जो मूल प्रिंसिपल है वो है पहले दुश्मन के एयर डिफेंस और एयर फील्ड को निष्क्रिय करो, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को खत्म किया था। इसीलिए दोस्तों, भारत पे अगर कल को इस तरीके की स्थिति आती है तो भारत के पास यहाँ पर ऑप्शन रेडी रहेगा और ये हाईवे रनवे 74 टन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट के आफ्टर बर्नर्स की जो गर्मी है उसे सहने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर C-130J जैसे एयरक्राफ्ट मिनटों में सैनिकों या फिर हल्के बख्तरबंद वाहनों को यहाँ उतार सकता है। दोस्तों, ये जो मोरान ALF है वो चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन का बैकअप बन सकता है और जंग की स्थिति में दोस्तों इस तरीके के जो रोड रनवे है उन्हें पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होता है, लेकिन इनकी मरम्मत करना भी यहाँ पर आसान होता है। इवन दोस्तों, डिफेंस के अलावा भारत यहाँ पर बाढ़ प्रभावित जैसे क्षेत्रों में भी तुरंत राहत पहुंचा सकता है। यहाँ पर बात साफ हो जाती है दोस्तों, भारत अपनी एयर पावर को सर्वाइवल, फ्लेक्सिबल और हर हाल में ऑपरेशनल बना रहा है। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब रशिया के पेंसीर S1 सिस्टम को भारत के S-400 यानी कि सुदर्शन चक्र के साथ इंटीग्रेट करने का विचार कर रही है। मकसद साफ है कि S-400 जो कि लंबी दूरी के खतरों जैसे कि फाइटर जेट, अवाक्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाता है, लेकिन बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स, इवन प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के खिलाफ इस एयर डिफेंस सिस्टम को क्लोज इन शील्ड की जरूरत होती है और ऐसे में काम आता है पेंसीर S1। ये कम दूरी की मिसाइल और 30 mm ऑटो कैनन के जरिए जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़ रहे टारगेट को मार सकता है। इवन दोस्तों, सैचुरेशन अटैक यानी कि एक साथ कई हमलों की स्थिति में ये S-400 के लॉन्चर और रडार को अंतिम सुरक्षा की परत देता है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये तो एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन भारत अपना खुद का QRSAM सिस्टम डेवलप कर रहा है ताकि भविष्य में एयर डिफेंस पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। यानी कि अब भारत की एयर डिफेंस होगी मल्टीलेयर, स्मार्ट और पहले से ज्यादा घातक। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। वहीं दोस्तों, कल्याणी ग्रुप के चेयरमैन बाबा कल्याणी जी ने खुलासा किया है कि वो एक पूरी तरह स्वदेशी 105 mm की गन तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 105 mm का टरेट भी डेवलप कर दिया है। ये टरेट दोस्तों लाइट टैंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे कल्याणी ग्रुप तैयार कर रही है और ये लाइट टैंक दोस्तों खासतौर पर लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट जैसे हाई एल्टीट्यूड और दुर्गम इलाकों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इवन दोस्तों, कल्याणी ग्रुप ने पहले ही FICB प्रोग्राम के लिए 30 mm टरेट बनाकर अपनी क्षमता साबित भी की है और अब कंपनी और ज्यादा फायर पावर की तरफ बढ़ रही है। 105 mm कैलिबर का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, दुश्मन के लाइट और मीडियम टैंकों को खत्म कर सकता है और वजन दोस्तों इसका इतना कम होगा कि इस टैंक को एयर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इंडियन आर्मी को लंबे समय से ऐसे टैंकों की जरूरत थी जो कि T-90 या अर्जुन से हल्का हो, लेकिन BMP से ज्यादा ताकतवर और घातक हो। और ये स्टेप दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां भारत केवल खरीदारी नहीं कर रहा बल्कि आधुनिक हथियार सिस्टम्स को खुद भी बना रहा है। वही दोस्तों, अर्मीनिया को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि अर्मीनिया अब भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर अर्मीनिया की दिलचस्पी दोस्तों भारत के आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम पर है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को साबित किया। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अर्मीनिया ने हालिया ऑपरेशंस में भारतीय सिस्टम्स की परफॉर्मेंस की गहराई से अध्ययन किया। भारत की स्ट्रेटेजी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल साफ है, वो है इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस की। मतलब रडार को कुछ सेकंड के लिए ऑन करो, टारगेट को लॉक करो और फिर तुरंत बंद कर दो, जिससे दुश्मनों के लिए रडार के सिग्नल ट्रैक करना और जैमिंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने LOC पर हाई पावर जैमर्स भी डिप्लॉय किए हैं, जो GPS सिग्नल को बाधित करके दुश्मन की प्रिसीजन गाइडेड हथियारों की क्षमता को कम कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अर्मीनिया की प्रॉब्लम यह है कि वो जो तुर्की के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला कैसे करे, इसीलिए वो भारतीय सिस्टम्स को खरीदने की बात कर रहा है। यानी कि दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर में जीत सिर्फ फायर पावर से नहीं बल्कि सिग्नल और साइलेंस की कंट्रोल से तय होती है और भारत अब इस चीज में काफी आगे आ चुका है। इसके अलावा भारत का जो सुपर 30 प्रोग्राम है, जिसके तहत Su-30 MKI को एक मॉडर्न फाइटर जेट बनाया जा रहा है, ऐसे में इसे लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के तहत रशियन ओरिजिन के OLS-30 IRST को हटाकर नया स्वदेशी डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सिस्टम लगाया जाएगा। और दोस्तों ये सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि जनरेशनल लीप माना जा रहा है और यही सेंसर्स भविष्य के HAL तेजस Mark II पर भी लगाया जाएगा, जिससे क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी मिलेगी। IRST दोस्तों यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये एक पैसिव सेंसर है, ये खुद सिग्नल को
उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि टारगेट के थर्मल सिग्नेचर को पकड़ता है। इसका फायदा ये होता है कि हम दुश्मन को बिना वार्निंग दिए उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले वातावरण में काफी इफेक्टिव भी होता है। स्टेल्थ या फिर लो ऑब्जर्वर टारगेट्स के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस देता है। ये जो नया IRST है दोस्तों, इसमें डुअल बैंड इंफ्रारेड आर्किटेक्चर है। अलग अलग मौसम और थर्मल कंडीशन में बेहतर ये डिटेक्ट कर पाता है। फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर ग्राउंड टारगेट तक को भी ये ट्रैक कर सकता है। इवन दोस्तों इसमें मल्टी सेंसर इंटीग्रेशन है, जिसमें कि मिड वेव IR सेंसर, लेजर रेंज फाइंडर, टीवी इमेजिंग, मिशन कंप्यूटर से डायरेक्ट डेटा फीड। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये AI बेस्ड प्रोसेसिंग करता है, मतलब क्लटर फिल्टरिंग कर पाता है, पैटर्न की पहचान कर पाता है, तेज और मैनोवरिंग टारगेट पर भी लॉक बनाए रखता है। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये भी होगा कि हमारी एक तो इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, लॉजिस्टिक्स भी इजी होगा और हम खुद से इसे अपग्रेड कर पाएंगे, जिससे कि हमें Su-30 MKI फ्लीट के लिए लाइफ साइकिल ऑटोनॉमी मिलेगी। मतलब साफ है कि सुपर 30 पैकेज के साथ ये नया IRST इलेक्ट्रॉनिक रूप से दोस्तों कंटेस्टेड बैटलफील्ड में बेहतर परफॉर्मेंस देगा, स्टेल्थ और जैमिंग खतरों के खिलाफ पैसिव एंगेजमेंट का ऑप्शन बढ़ाएगा हमारा, और प्रिसीजन जो वेपन्स होते हैं उनके इस्तेमाल में भी सुधार करेगा। यानी कि ये अपग्रेड Su-30 MKI को नेक्स्ट जनरेशन के एयर कॉम्बैट के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दोस्तों लो RCS यानी कि 0.01 मीटर स्क्वायर ड्रोन और स्वाम US से निपटने के लिए ड्रोन कैचर सिस्टम की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। इस सिस्टम में ड्रोन सेंसर्स, ड्रोन कैचर, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन शामिल होंगे। तकनीकी विशेषताओं की बात की जाए तो ये जो ड्रोन कैचर सिस्टम है वो 0.01 मीटर स्क्वायर RCS टारगेट के लिए 4 किलोमीटर डिटेक्शन रेंज के साथ आना चाहिए। ऑटोनॉमस लॉन्च, ऑपरेशन और रिकवरी करने में सक्षम होना चाहिए। 4500 मीटर की ऊंचाई तक ये ऑपरेट होना चाहिए। आकाश तीर के साथ इंटीग्रेट हो सके। डायरेक्शनल जैमिंग रेंज इसकी 5 किलोमीटर होनी चाहिए। ओमनी डायरेक्शनल जैमिंग रेंज कम से कम 2 किलोमीटर होनी चाहिए। बात साफ हो जाती है कि भारत अब सिर्फ ट्रेडिशनल एयर डिफेंस पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि ड्रोन स्वाम और लो ऑब्जर्वर खतरों के खिलाफ मल्टीलेयर नेटवर्क सेंट्रिक काउंटर UAS आर्किटेक्चर को तैयार कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हार्ड किल इंटरसेप्टर का ये जो कॉम्बो पैक होगा वो भविष्य के युद्ध क्षेत्र में निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर ने अपने जेट पावर C390 मिलेनियम को भारत के लिए एक तेज और ज्यादा क्षमता वाले ऑप्शन के रूप में पेश किया है। और आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 60 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है। ऐसे में एम्ब्रेयर ने दावा किया है कि C390 किसी ट्रेडिशनल टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट की तुलना में 30 से 40% तेज पहुंच सकता है। C390 की बात की जाए तो इसमें जेट इंजन है, ज्यादा स्पीड और कम मिशन टाइम होता है। ज्यादा लोड ये ले जा सकता है, मतलब एक सॉटी में काफी लोड ले जाने की क्षमता है इसमें। खराब मौसम में भी ऑपरेशंस कर सकता है। इवन सेमी प्रिपेयर्ड जो रनवे होते हैं वहां पे भी ऑपरेट हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि इसकी तुलना C130J सुपर हरकुलस से भी की जाती है, जो लंबे वक्त से टैक्टिकल एयरलिफ्ट का एक स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन एम्ब्रेयर ने कहा कि भाई C390 स्पीड और पेलोड में इनसे ज्यादा है और ये कठिन रनवे पर भी ऑपरेट हो सकता है। आपको बता दूं कि एक C390 की कीमत 80 से 100 मिलियन डॉलर है। अगर इंडियन एयरफोर्स के MTA प्रोग्राम के तहत इसका लोकल प्रोडक्शन होता है तो भारतीय इंडस्ट्री को सप्लाई चेन और मेंटेनेंस में बड़ा रोल मिल सकता है। लेकिन वही बात है कि इंडियन एयरफोर्स किसे चुनती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ट्विन ट्यूब TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन रोड टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और ये परियोजना 4 लेन एक्सिस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में डेवलप होगी, जिसकी कुल लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी। और ये भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल टनल होगी, जो वर्ल्ड में अपनी तरह की दूसरी परियोजना मानी जा रही है। बता दें कि इस परियोजना में ब्रह्मपुत्र के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल बनाई जाएगी, जिसमें कि एक ट्यूब से रेल ऑपरेट होगी। इसकी कुल लागत 18,662 करोड़ रुपए है। और ये परियोजना 2 प्रमुख जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं और 2 रेलवे लाइन से उन्हें जोड़ेगी। इसका सबसे बड़ा दोस्तों स्ट्रैटेजिक फायदा ये होगा कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों को फायदा तो मिलेगा, साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम आएगी, माल ढुलाई की स्पीड भी बढ़ेगी। टेक्टिकल और डिफेंस दोनों की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। वहीं दोस्तों इटली की संसद ने लगभग 8.8 बिलियन यूरो की फंडिंग को मंजूरी दे दी है, जो कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP के शुरुआती चरणों के लिए होगी। GCAP को 2022 में यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान ने मिलकर लॉन्च किया था। मतलब साफ है कि 2035 तक एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को तैयार किया जाए, जो कि मैन अनमैन टीमिंग कर पाएगा। इसमें एडवांस सेंसर्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सब कुछ होगा। इस प्रोग्राम की शुरुआती लागत दोस्तों पहले 6 बिलियन यूरो थी, लेकिन अब यह बढ़कर 18.6 बिलियन यूरो पहुंच गया। रीजन साफ है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिजाइन की वजह से लागत पड़ती है। और ये GCAP पूरा एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें कि BAE सिस्टम, लियोनार्डो और जापान की इंडस्ट्री पार्टनरशिप शामिल है। और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जहां फ्रांस, जर्मनी, स्पेन का जो FCAS प्रोग्राम है
वो अभी मतभेदों की वजह से जूझ रहा है। ऐसे में जीकैफ अब आगे बढ़ने लगा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। साफ है कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट दोस्तों अब ग्लोबल रेस में और तेज हो चुका है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई के लिए 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स के निर्माण की औपचारिक शुरुआत कर दी है। कोलकाता में इसके लिए स्टील कटिंग सेरेमनी आयोजित की गई। बता दें कि ये जो कोस्टल रिसर्च वेसल है, इसकी खासियतों की बात की जाए तो लंबाई 64 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर, डेड वेट 461 टन, इंड्योरेंस 15 दिनों का होगा, अधिकतम स्पीड 10 नॉट होगी और ये 35 जो कर्मी है उन्हें एकोमोडेट कर सकता है। और ये आधुनिक रिसर्च वेसल्स ऑफशोर जियोलॉजिकल मैपिंग, मिनरल्स एप्लीकेशंस, ड्रेजिंग और ओशन मॉनिटरिंग जैसे काम करेगी। आपको मैं बता दूं कि जीआरएससी पहले से ही नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च यानी कि एनसीपीओआर के लिए एक ओशन रिसर्च वेसल और नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी के लिए एक अकॉस्टिक रिसर्च शिप भी बना रही है। और यही दोस्तों जीआरएससी भारतीय नौसेना के लिए 12 वॉरशिप्स, 4 रिसर्च वेसल्स, जर्मनी की कंपनी के लिए 8 मल्टीपर्पज वेसल्स और पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के लिए 13 हाइब्रिड फेरी भी बना रहा है। मतलब ये स्टेप आप ये देखिए कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को भी मजबूत कर रहा है, जो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ जंगी युद्धपोत नहीं बल्कि अत्याधुनिक रिसर्च प्लेटफॉर्म को भी ग्लोबल लेवल पर बना रहा है। दोस्तों इसरो ने अब स्पेस स्टेशन की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। साथ ही गगनयान मिशन भी आगे बढ़ रहा है। इसरो ने कहा कि इस समय लगभग 80 सैटेलाइट्स पर काम चल रहा है और ये सैटेलाइट्स वैज्ञानिक रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेविगेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और गगनयान मिशन से जुड़े सिग्नल्स को धरती तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और इवन दोस्तों इसरो और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम और वीनस ऑर्बिट मिशन। ये सब दोस्तों काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो बताता है कि इसरो ने काफी सीमित संसाधनों के बाद अपने आप को काफी आगे बढ़ाया। अब टारगेट सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने का नहीं है, बल्कि अपना स्पेस स्टेशन और मानव मिशन स्थापित करने का है। तो फिलहाल ये तब तक टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।